कि भाई कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं और कुछ चालाक महिलाएं इन राइट्स का उल्लंघन कर रही हैं, इनको मिसयूज कर रही हैं। ये आए हैं, 2-3 डिसीजन आए हैं ऐसे। तो फ्यूचर में जरूर कोई ना कोई पुरुष आयोग बनेगा, राष्ट्रीय पुरुष आयोग, राज्य पुरुष आयोग, है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, जैसे ऐसे पुरुष आयोग की जरूरत है, डिमांड है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई दोनों तरीके हैं ना। क्या? हाँ बेटा, वो भी आऊंगा अभी। अभी मौलिक अधिकार पढ़ाने वाला हूं, पहले आप इसको पकड़िए, इसलिए मैं बता रहा हूं, अब आगे पढ़िए। तो मेरा कहना बेटा ये था कि लीकर बैन क्यों हुआ? राइट टू चूज है ना, राइट टू चूज, दैट इज अ राइट ऑफ लाइफ। मेरा जीवन, मुझे चुनने का अधिकार है कि मुझे पुरुष के साथ रहना है, महिला के साथ रहना है। ये भी तो एलजीबीटी का मुद्दा आगे नहीं आ गया। अब वो कह रहे हैं कि जब हमको चूज करने का अधिकार है, हम पुरुष के साथ महिला के साथ रहेंगे, तो हमें शादी करने का अधिकार भी दो। यही तो वहां चल रहा है, और मिलेगा उनको, क्योंकि राइट टू लाइफ तो यही कहता है, मिलना चाहिए। तो फिर ड्रिंक करने का राइट क्यों नहीं है? बेटा आओ मैं बता देता हूं, खत्म करता हूं। बेटा यहां पर जो ये मामला बिहार का ही पहुंचा, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। पहले तो बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में पहुंचा, वहां पे कहा कि तो गलत किया नीतीश जी आपने, लेकिन नीतीश जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? राइट टू लाइफ, यानी कि लिबर्टी जो है हमारे यहां पर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। जीने का अधिकार आपको इसलिए दिया गया कि आप इस लिबर्टी का, राइट टू लाइफ का, बेटा आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है ना, आपके लिए ही बोल रहा हूं मैं। राइट टू लाइफ इसलिए दिया गया कि आप इसका यूज करें और अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करें, अपना विकास करें। इसलिए थोड़ी ना दिया गया कि आप इसका इस्तेमाल करें और कुछ भी करने की आजादी मांगे। हाँ कि ना? तो हमारे यहां नेगेटिव सेंस में नहीं है, अमेरिका में पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर नहीं है। बोलो हाँ कि ना? थोड़ा सा गौर फरमाइए, जब लॉकडाउन चल रहा था पूरी दुनिया में, तो अमेरिका में लॉकडाउन लगा, अमेरिका के लोगों ने लॉकडाउन नहीं माना। आखिरकार अमेरिकन गवर्नमेंट को लॉकडाउन के डिसीजन को वापस लेना पड़ा। क्लियर? लोगों ने कहा लाइफ हमारी है, हम घरों में नहीं रहेंगे, हम मरना ही है तो हम सड़कों पे पीते पीते मरेंगे। हाँ ऐसा ही हुआ था, लोगों ने दबा के पार्टियां की, सरकार को वापस लेना पड़ा लॉकडाउन का ऑर्डर। हमारे यहां कहा नहीं, फालतू की बात नहीं करनी, घर में चलो, नहीं चलोगे तो हम लेके चलेंगे, और तरीकों से लेके चलेंगे, ले आ दिया। हाँ कि ना? क्योंकि हमारे यहां बेटा निगेटिव लिबर्टी नहीं है, हमारे यहां पॉजिटिव लिबर्टी है। आप बोले मेरा जीने का अधिकार है और आज मेरा मन कर रहा है क्या? बाइक को लहरिया बनते चलाने का, आज फिर उड़ने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। हाँ कि ना? और आपने बाइक उठाई लहरिया, मेरा मन, मैं ऐसे चलाऊंगा, तो सरकार क्या कहेगी? बात तो सही है, तेरा मन है, लेकिन तेरा मन दूसरे के लिए दिक्कत करेगा, नहीं मिलेगा। लगा दिया प्रतिबंध। भाई वो भी तो जीने के अधिकार में है ना, मेरा मन घूम घूम के चलने का कर रहा है, लहरिया बनाते हैं ना लड़के, फास्ट चलाने का कर रहा है, मेरे को नहीं होता धीरे चलना, मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों चल रहा हूं, तो चलाना है। तो तुम जो बेटा वो तेज एक्सीलेटर दबाते हो, सरकार क्या कहेगी? रोको। क्यों रोको? क्योंकि तेरी तेजी जो है ना तेरे लिए तो खतरनाक है, तुझे मरना है मर, कोई दिक्कत नहीं। अकेले में चला, मैदान में चला, उड़ा बाइक को, कुछ नहीं कहेगी सरकार। बताओ कहीं चालान कटाओ, खाली मैदान में कोई चला रहा हो, हाँ जिस मैदान में अलाउड नहीं हो बात अलग है, आप खाली मैदान में बाइक को उड़ाओ, घुमाओ फिराओ, कुछ नहीं कह पुलिस वाले, खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, मर। लेकिन जैसे ही तुम उस सड़क पर लेकर आ गए तो तुम्हारी बाइक पे कंट्रोल हो जाएगा, स्पीड नीचे, हाँ कि ना? आवाज नीचे। क्लियर? तो बेटा लिबर्टी पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। लिबर्टी इसलिए दी है संविधान में ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करो। लिबर्टी इसलिए दी है कि आप अपने व्यक्ति को नुकसान पहुंचाओ। क्लियर? अब बेटा जो लिबर्टी संविधान में दी गई वो कैसी दी गई है? 5 लिबर्टी आपको दी गई है। क्या? विचार अभिव्यक्ति की, राइट टू एक्सप्रेशन की, बोलो बेटा हाँ या ना? विचार अभिव्यक्ति। अब देखो बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विचार केवल आइडिया नहीं है कि आप सोचें, जो दिमाग में आ रहा है उसको बोल भी सकते हो।
अगर ये अभिव्यक्ति शब्द ना होता ना, बस विचार करने की आजादी है, बोलने की नहीं है, कह नहीं सकते, आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपके यहां क्या बोलो, जामुन लिखा विचार अभिव्यक्ति, केवल यहां पर सोचना ही नहीं है, यहां से निकाल भी देना है कुछ मन में है तो, हाँ या ना। तो विचार अभिव्यक्ति, आगे विश्वास, फेथ, धर्म, रिलीजन और उपासना, बोलो हाँ कि ना। और बेटा ये विचार यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में, और बेटा विश्वास धर्म आर्टिकल 25 से 28 में, बोलो हाँ या ना। आप जिसमें चाहे विश्वास करें, आपकी इच्छा है। बागेश्वर धाम, भाई लोगों को विश्वास है बंदे के ऊपर, लगता है उनको कि कोई नहीं होगा, बालाजी का दरबार कर देगा, बागेश्वर धाम कर देगा। अब ठीक है, हम क्या कर सकते हैं या कोई क्या कर सकता है, हाँ कि ना। फेथ है, किसी को ईश्वर विश्वास है, किसी को प्रकृति विश्वास है, किसी को किसी व्यक्ति पर विश्वास है। सिंपल सी बात है, लोगों को जैसा जीना उनको जीने तो, ज्यादा तंग मत करो। उनका अपने विश्वास है, उनके अपने फेथ हैं, चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे ईश्वर में हो, चाहे कबीर क्या बोले हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, हाँ कि ना। लेकिन ठीक है, उसका कबीर का अपना फेथ है, लोगों का अपना फेथ, आप किसको मना कर दोगे। आप बागेश्वर धाम के माने लोगों को मना करके देखो जरा। हमारे हरियाणा में हुआ, मतलब उधर हुआ था, एक रामपाल करके थे, और छोड़ो, एक तो सुना ही होगा ना आपको, बाबा राम रहीम, तांडव कर दिया था उनके समर्थकों ने, पंचकुला में तोड़फोड़ मचा दी थी, आसारा है नहीं। तो बेटा ठीक है, फेथ है अपने अपने, किसको मना कर दें। धर्म, आप जिस धर्म को चाहो मानो। आप उपासना, आप जैसे चाहे पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, इबादत करो। आप गुरु नानक वो गुरु दरबार में जाओ, आप जाओ चर्च में जाओ जैसे, लेकिन यहां भी बेटा क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, हाँ कि ना। क्लियर। चलिए बेटा अगला है आपका समानता। समानता बोलो, समानता। बेटा मैं ये तस्वीर दिखाना जरूर चाहता समानता समझने के लिए, समझाने के लिए। क्यों हम चाहते हैं समता, समानता के माध्यम से। इक्वलिटी की बात हम करते हैं, लेकिन चाहते क्या है, इक्विटी। बोलो हाँ कि ना। नहीं समझ में आया, समझिए बेटा। जब हम केवल समानता की बेटा बात करते हैं, तो जब हम केवल समानता की बात करते हैं तो समानता कहती है सभी के साथ एक सा व्यवहार। स्टेट ने कहा हम सबको साइकिल देंगे, तो स्टेट ने क्या किया, सबको एक जैसी साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और स्टेट ने तालियां बजाई, समानता का व्यवहार हो गया, हाँ कि ना। लेकिन क्वेश्चन इससे आगे बढ़ेगा, क्या वाकई में समानता आई? नहीं आई, नहीं आई ना। ये तो क्या हुआ, इसके साथ तो मजाक कर दिया, ये साइकिल देकर मजाक हो गया, नहीं हो गया। ये बंदा चला नहीं पा रहा, क्या फायदा, देखो ये मोहतरमा जा रही है टनाटन, हाँ कि ना, इनको कोई इश्यू नहीं है। बेटा इस बच्चे के साथ भी तो मजाक ही है, छोटा सा बच्चा 24 इंची की दे दी, 22 इंची की दे दी, सबको 22 इंची की पकड़ा दी, ये तो हुआ है। अब कहा नहीं, समानता लाना मकसद था, लेकिन समानता आई नहीं समान व्यवहार करने से। लाना क्या है, समता। समता कैसे आई, जिसको जैसी जरूरत हो, इसको 24 इंची की दे दी, इसको 22 इंची की, और बेटा तुम लो 10 इंची की, हाँ कि ना। ये है बेटा भारत में, बात समझ में आ गई। ये तस्वीर बहुत कुछ बता दी, बोलो हाँ कि ना। तो भारत में कहा गया है, जब हम कहते हैं अवसर की समानता, भारत में क्या बोला गया, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। हाँ, यानी कि स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर में जो वो
महिला बैठी हुई थी व्हील चेयर पे, उसने उसको आपने साइकिल दी, तो क्या उसके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी हुई? क्या वो उस साइकिल पर बैठ सकती है? नहीं हुई। बोलो हाँ कि ना? तो इसलिए हमारे यहां पे कहा जाता है समानों में समान और परिस्थिति बदलते ही असमान। नहीं समझे? नहीं समझ आ रही बेटा? बात समझो। ये गवर्नमेंट रूल बनाए कि जो भी सड़क पर चलेगा उसको हेलमेट लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा रूल है? नहीं है ऐसा रूल। कार वाले क्यों लगाएंगे हेलमेट? पैदल वाले क्यों लगाएंगे? बोलो हाँ है ना? परिस्थिति बदलेंगी तो कानून बदलेंगे। जब कह दिया टू व्हीलर है, अब टू व्हीलर चाहे बुलेट हो, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे आपका हार्ले डेविडसन हो, हेलमेट सबको लगाना पड़ेगा। लेकिन वहां भी परिस्थिति बदली, इलेक्ट्रॉनिक बाइक आई, तुम मत लगाओ, तुम मत लगाओ, कोई बात नहीं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे भी कह दिया, अब कहा है, नहीं तो पहले इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर नहीं था हेलमेट लगाने का प्रोविजन। बोलो हाँ है ना? जो इलेक्ट्रिक बाइक थी 30-40 की स्पीड होती थी। अब साइकिल वालों को कहा तुम्हें हेलमेट नहीं लगाना, लेकिन साइकिल में भी अंतर हो गया। जो बेटा वो रेसर बाइक साइकिल हैं उनमें हेलमेट कंपलसरी है, लेकिन वो हेलमेट नहीं जो तुम बाइक पे लगा रहे हो। उसका हेलमेट क्या होगा? कानों को कवर नहीं करना है। बाइक वाला हेलमेट जो होगा कानों को कवर करने वाला होगा, पता है ना? वो साइकिल के लिए हेलमेट कर दिया। समझ में आ रहा है? समानता, हाँ कि ना? अब चाहे बेटा 3 लाख वाली नैनो चले और चाहे लंबरगिनी घुमाए जानते हो वो वाली चले, 7 करोड़ की गाड़ी, सीट बेल्ट सबको लगानी है। बोलो हाँ है ना? आप हाईवे पे चले गए, चाहे वो 15 करोड़ की कार हो और चाहे आपकी 5 लाख की 6 लाख की वैगनआर हो, स्पीड लिमिट सोई है। कंडीशन बदलेगी कब? ट्रक है तो ट्रक को कह दिया तुम 60 पे चलाओगे, क्योंकि ट्रक अलग कंडीशन में, हाँ या ना? तो यह है भारत में समानता का कॉन्सेप्ट। तो क्या बोला? अवसर की समानता और साथ ही बेटा क्या? स्टेटस की, प्रतिष्ठा। सबका स्टेटस समान है, लेकिन अवसर की समानता लाई जाएगी। बेटा अगर रेस शुरू हो गई, देखो ध्यान देना बेटा, ए बी, बस बात खत्म कर रहा हूं, आरक्षण समझ जाना बेटा, यहीं से आरक्षण निकलता है। समानता लाने के लिए आरक्षण है, क्लियर? अभी पढ़ाऊंगा बेटा आरक्षण। ए बी सी डी, ठीक? रेस हुई, इसके पास है लंबरगिनी, इसके पास है फॉर्च्यूनर, इसके पास है स्कॉर्पियो, इसके पास है वैगनआर, और 100 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक? कौन पहले पहुंचेगा? ये पहुंचेगा क्या? वैगनआर हटाओ, नैनो रख देता हूं। अब बताओ, इसको मिली अवसर की समानता? मजाक है ना? ये तो बेटा 100, 120, 140, 160 खुदाएगा, ये भी इतना खुदा लेंगे हंगे से लगा के, ये तो बेटा मीटर ही उड़ जाएगा इसका। तो 80 के बाद मीटर उड़ जाएगा। इसके लिए रेस शुरू होने से पहले ही खत्म, इसके लिए रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। रेस कब होगी? जब इक्वल कंडीशंस होगी। तो बेटा इसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए उनके साथ दौड़ने के लिए, तो यही तो बेटा क्या है? रिजर्वेशन है। बोलो हाँ या ना? सिंपल भाषा में, ओके? चलिए, तो भारत के संविधान बेटा कैसी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बेटा हमारा संविधान यही, चाहे वो नागरिक समानता की बात हो, चाहे राजनीतिक समानता, चाहे आर्थिक समानता, तीनों समानता को देने की बेटा बात करता है। भाईचारा, बंधुत्व, बेटा भाईचारे की भावना, फ्रेटर्निटी। जब हम ये कहते हैं हम सभी समान हैं, वी आर द इक्वल, क्योंकि हमारे साथ सबके साथ क्या हो रहा है बेटा? समानता का व्यवहार किया जा रहा है। बोलो हाँ ये ना? जब सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, सभी को इक्वल स्टेटस मिलेगा, वीआईपी कल्चर नहीं होगा, क्लियर? अगर कोई पीछे है, राज्य उसका ध्यान रखेगा, तो उसके लिए बेटा स्टेट के लिए लव आएगा, प्रेम आएगा। नहीं बात समझ में आ रही है?
अगर किसी स्टेट में किसी व्यक्ति को बराबर का स्टेटस नहीं मिलेगा तो वह हंगामा होगा। म्यांमार में जब म्यांमार के लोगों ने रखाइन स्टेट में रहने वाले लोगों से उनका सिटीजन राइट छीन लिया, हाँ कि ना, तो क्या उनके अंदर म्यांमार के लिए लव आएगा? वो तो रखाइन आर्मी बनाएंगे। जब श्रीलंका में सिंगलियों ने तमिलों का सिटीजन राइट छीन लिया तो बेटे वो लिट्टे बनाएंगे, कैसे लव आएगा? लेकिन अगर किसी देश में इक्वल स्टेटस मिल रहा है, ध्यान रखा जा रहा है, और फिर भी बदतमीजी हो रही है, तो फिर तो बदतमीजी है, हाँ कि ना? यहां किसके साथ भेदभाव हो रहा है बताओ जरा। अब फिर भी खालिस्तान चाहिए, फिर भी खालिस्तान चाहिए, फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। किया है बेटा, खालिस्तानियों को जहां पर हैं वहीं पर मारा जा रहा है। पता है ना, कई सारे खालिस्तानी नेताओं को मारा गया है। एक वॉक करने जा रहे हैं, वॉक करते करते वॉक ही हो गई। एक हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में ही फिर वापस नहीं आए। हुआ है ना? क्यों किया जा रहा है? मजबूरी है भाई। क्यों? समझ में आता है तमिल का कि हाँ भाई गलत हुआ, समझ में आता है कि इसका रखाइन का, हाँ भाई गलत। हम भाई किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब भारत में तो इस तरह का इश्यूज नहीं है ना, जब इक्वल स्टेटस मिल रहा है सब कुछ, वाई? हाँ कि ना? वाई? दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर? तो बेटा ये था आपका भाईचारे की फीलिंग। अब बेटा इस बंधुत्व को लाने का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति की गरिमा। अब देखो बेटा, प्रेम्बल में इसको लाने का जो मोटिव था, वो मोटिव ये था प्रेम्बल में लाने का कि भाई देखो, हमने बात की समानता का व्यवहार, हम सभी को क्या करेंगे? अवसर की समानता देंगे, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। हो सकता है कमियां रह जाएं, संभव है क्या सबको? भाई अभी भी तो अमीरी गरीबी चल रही है। आपने क्या किया? हंगरनेस को खत्म किया है, लेकिन पॉवर्टी तो खत्म नहीं हुई, गरीबी तो अभी भी है। स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने राशन दे दिया। इसमें तो आप कहोगे सब भुखमरी खत्म की है, लेकिन वो बात अलग है कि न्यूट्रिशन फूड नहीं दे पा रहे अब तक हम, बोलो हाँ है ना, पर गरीबी खत्म कर दी, लेकिन पॉवर्टी तो खत्म नहीं हुई। क्या व्यक्ति अपने जेब से पैसा लेकर अपनी चीजें खरीद पा रहा है? मूलभूत चीजें नहीं खरीद पा रहा। ठीक, तो बेटा ऐसे में जरूरी क्या था कि हम एक फीलिंग लाएं सबके अंदर, बंधुत्व की फीलिंग, फ्रेटर्निटी की फीलिंग। क्या हम ये समझे कि जो गरीब है वो हमारा ही भाई है, उसे खाने को नहीं मिल रहा, तो हमारे पास अगर एक्सेस में है हम उसको दे दें, इससे जुड़ाव रहेगा। और ये बेटा हमारी कल्चर में है। कल्चर में कैसे हैं? हमारे यहां दान दक्षिणा का कॉन्सेप्ट है हमारी कल्चर में, हाँ या ना? हम लोग बेटा क्या करते हैं? अनेकों उत्सवों में, अनेकों पर्व में हम दान दक्षिणा करते हैं। जितने भिखारी तुम्हें देश के अंदर, हमारे देश में मिलेंगे, इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों? भिखारी एक कॉर्पोरेट की तरह चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आपके कल्चर में भिखारी को भीख देना आपके कल्चर में है। बोलो हाँ है ना? मैं देखता हूं भिखारी आके गाड़ी पे टक टक करते हैं शीशे पे आकर, और वो ऐसा मुंह बनाएंगे तो बेटा हमारे अंदर है, हम ना चाहते हुए भी अच्छा ले, ठीक है तू ले। अब वो भी चला के छोटा सा बच्चा लेकर आएंगे, 2 महीने का 3 महीने का बच्चा, अच्छा ले पी ले। अब मुझे पता है, हमें पता है कि वो पैसे का मिसयूज हो रहा है, वो पूरा एक क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट की तरह चल रहा है। उसका मालिक है उस पूरे किसका? नेक्सस का, जो अरबपति बना बैठा है। हाँ ये सत्य है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर है। हमें लग रहा है हम उस बच्चे को देख के पसीज जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे छठ में क्या नहीं करते हम? दान दक्षिणा, गरीबों को भोजन कराओ। हमारे यहाँ जन्मदिन होगा हमारा, तुम पापा क्या कहेंगे? गरीबों को भोजन कराओ। केक में क्या रखा है? तुम भी कुछ लोग बोलते होंगे जो केक काटा उससे अच्छा है। आजकल एक कल्चर चल रहा है, केक खाने के बजाय कम एक दूसरे में मारा मारी ज्यादा होती है बर्थडे पे। एक तो वो लगा दिया, वो नहीं, पूरा केक मारते हैं तो फेंका फेंकी करते हैं। ये देखा मैंने कल्चर। हाँ कि यहाँ है ऐसा? बहुत ज्यादा। मतलब केक आया 500-1000 रुपए का, जो है मुंह पे फेंक के मारे। हद है भाई, किसी गरीब को खिला दो यार, क्यों फेंका फेंकी करके? कुछ और ही फेंक लो, अपने मुंह पे फेंक नहीं है तो नहीं, वेस्ट ऑफ मनी।
अब फिर कहते हैं इससे शाइनिंग आता है चेहरे पे। मैंने देखा है कि इससे शाइनिंग, इसको थोड़ा रबिंग कर लो, शाइनिंग रहेगा। शाइनिंग के लिए फेयर एंड लवली है ना, उसको यूज कर लो, हाँ कि ना। तो ये बेटा कहीं ना कहीं, चलिए, एकता की भावना, बेटा जो यूनिटी लाने का जो प्रयास था वो कब होगा, जब हम क्या होंगे, एक मानेंगे, राष्ट्र में एकता की भावना, अखंडता। और बेटा इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ दो कॉन्सेप्ट, सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटी। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये था ताकि हम ये कह सकें हम एक हैं। मैंने कहा था तुम्हारी आइडेंटिटी किससे है, तुम्हारी सिटीजनशिप से है बेटा, हाँ कि ना। चलिए क्लियर हुआ, चलिए आगे। और बेटा सिंपल ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं राष्ट्र की एकता अखंडता की, तो हमारी राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रवाद हमारा जो है, जो हमारा नेशनलिज्म है, वो राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद को लिए हुए है बेटा। ये बात जरूर लिखिएगा, ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हमारा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद को, मतलब क्यों, हम बेटा वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा राष्ट्रवाद हिटलर वाला राष्ट्रवाद नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद औरों के जैसा राष्ट्रवाद नहीं है। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम जिंदा रहें, हम जिंदा रहें। कोविड आया, हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही थी तो हमने बाहर भी वैक्सीन दी। अभी बेटा क्या हुआ, चावल का एक्सपोर्ट इंडिया ने बैन किया, उससे पहले वीट का किया था, अब शुगर की बात भी हो रही है। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कहां गया भारत का वसुदेव कुटुंबकम का विचार। क्या भारत यह चाहता है कि भारत वालों को खाने की दिक्कत ना हो, बाकी पूरी दुनिया भूखी मर जाए? ये सही है भारत का कॉन्सेप्ट? अब फिर तुम अगर ऐसा कह रहे हो तो वसुदेव कुटुंबकम कहां गया? सरकार इस पर विचार कर रही है कि कैसे सोल्यूशन निकालें। उसका क्या निकाल रहे हैं कि हम बायलिटरल देशों को देंगे जो हमारे साथ में खड़े हैं। जैसे हमने इजिप्ट को गेहूं भेजा था जबकि हमने बैन कर दिया था, बोलो हाँ है ना, हाँ कि ना। ऐसे बेटा हमने सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। विचार तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हमारी खाओगे और हम पर ही करोगे, हाँ कि ना। पाकिस्तान के तो ये हालत थे, बोलो हाँ कि ना। अब पानी के लिए भेज दिया हमने नोटिस, सिंधु का पानी क्यों छोड़ा जाए, नहीं सुना क्या? भारत सरकार ने पाकिस्तान को भी वर्ल्ड बैंक को भी भेजा है लेटर, 3 महीने जवाब दो कि हम इंडस की जो टीटी की थी 60 में उसको मेंटेन क्यों रखें, उसको आगे लेके क्यों चले, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम क्यों दे अपने हिस्से का पानी? ठीक है, बताओ, पानी हमारा और हमको ही आंख, ठीक है ना, नहीं चलेगा। आगे बेटा बात करें। बेटा फ्रेटर्निटी की बात यह है, जब हम बात करते हैं भाईचारे की, है ना, बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारे का मतलब क्या है और भाईचारा कब आएगा? एक सिंपल सी कहावत है, सिंपल सी बात कही जाती है, दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में होती है। आप ये कहो कि एक अमीर और एक गरीब, तो गरीब व्यक्ति मार्क्स की आइडियोलॉजी से क्यों प्रभावित नहीं होगा? नहीं बात समझ में आई? मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि जो ये कैपिटलिस्ट है, जो ये पूंजीपति है, ये क्या कर रहा है, ये पावर लोगों का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो वो मार्क्स की आइडियोलॉजी से प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? और वो देश में रिवोल्ट करेंगे नहीं करेंगे? उस रिवोल्ट के लिए जरूरी है कि रिवोल्ट ना हो। भारत में कभी भी रिवोल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की कल्चर में, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि रिवोल्ट की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, प्रदर्शन होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, वो चलेगा, लेकिन कभी चाइना की तरह, कभी यूएसएसआर की तरह, कभी श्रीलंका की तरह, कभी अफगानिस्तान की तरह कंडीशन नहीं होगी। रीजन? क्योंकि हमने बहुत सावधानी, तुमने क्या बोला कि नहीं, वी आर वन, हमारे अंदर क्या है, भाईचारा है, हम एक हैं। ठीक है, अमीरी गरीबी है तो राज्य ध्यान रख रहा है, राज्य तुमको क्या कह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तो रहा है ना, बोलो हाँ कि ना। राज्य पर्याप्त मौके दे रहे हैं। कोई गरीब बोला मुझे मौका नहीं मिल रहा, हमने क्या बोला, क्या बात कर रहे हो यार, फ्री का हॉस्पिटल तुम्हें दे दिया,
फ्री का एजुकेशन तुमको दे दिया, अभी तो गलत बात तुम खुद ना करना चाहो तो, हाँ कि ना, एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। अब भाई अमीर कोई व्यक्ति है तो उसमें उसका दोष थोड़ी ना है, हाँ कि ना। भाई एक पीढ़ी ने समर्पण किया होगा। अगर हम चालाकी शब्द को हटा दें, तुम परिश्रम कर रहे हो अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, लेकिन तुम्हारे साथ के बहुत से बच्चे होंगे कहते होंगे नहीं यार आईएएस पीसीएस बनना बड़ी टफ बात है, हम तो कांस्टेबल बनकर खुश हैं, हाँ कि ना, हम तो पटवारी वो वहीं पर प्रयास कर रहे हैं। तो बेटा उनकी गलती है ना। अब तुम पीसीएस बनोगे, आईएएस बनोगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी एंजॉय करेगी नहीं करेगी? राज्य ने तो नहीं रोका ना किसी को, ये तुम रुके हुए हो ना खुद, बोलो हाँ कि ना, बोलिए। अब ये व्यक्ति जो मिस्टर ए था, इसने कहा नहीं मैं तो आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर सकता, मैं तो तैयारी करूंगा किसकी, कलर की करूंगा। तो कलर की बनेगा ना, अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा, वही फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन तुम नहीं कर रहे ना बेटा, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो उसमें, तुम यहां पर कर रहे हो। राज्य नहीं रोक रहा किसी को, राज्य क्या कह रहा है तुम भी बनो तुम भी बनो। लेकिन जहां पर इक्वलिटी की बात नहीं है, जैसे ब्रिटेन में क्या कहा, लोक सभा के मेंबर ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटी होंगे, वहां क्या दे दिया। मोनार्की में क्या हो रहा है, मोनार्की में क्या हो गया, राजा कौन बनेगा, राजा का बेटा बनेगा। हमारे यहां डेमोक्रेसी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तुम भी लड़ो चुनाव, हाँ के ना, मना तो नहीं कर रहे ना। तो बेटा ये भाईचारे की फीलिंग, बंधुत्व। अब बात ये थी बंधुत्व कहने से तो नहीं होगा, बंधुत्व कहने से तो नहीं होगा। कैसे आएगा बंधुत्व, जब हम हर व्यक्ति के स्टेटस को, हम सभी की गरिमा को सुनिश्चित करेंगे। जब बेटा प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन आपने कई बार देखो, कई बार पुलिस वाले के कुछ गुंडागर्दी टाइप के कुछ करते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, बोलो हाँ ये ना। डीएम एसपी कुछ गलत करते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है। देखो एक भारत के नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, उसको भी बराबर का नागरिक होने का क्या है, अधिकार है, करते हो ना वीडियो वायरल। क्यों, क्योंकि आपके यहां पे भाईचारे की फीलिंग है, आपके यहां बंधुत्व संविधान में है। और कैसे किया गया, सिटीजनशिप का राइट देकर कि सिंगल सिटीजनशिप। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन। तुम्हें कोई अभी तुमको मैं कहूंगा बेटा दिखाओ तुम इंडियन में, तो तुम लग रहे हो कि तुम चाइना के हो, तो तुम एकदम निकाल के दिखाओगे सर देखो ये मेरा आधार कार्ड, एम इंडियन, ये आइडेंटिटी। बाकी तो एड्रेस है जी, मैं बिहार में, मैं हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो एड्रेस है। अब फिर तो बहुत सारी आइडेंटिटी होती है व्यक्ति की, भाई मैं एक पुरुष हूं, मैं एक महिला हूं, ये भी एक आइडेंटिटी है। मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, मैं एक बीपीएससी का स्टूडेंट हूं, ये भी एक आइडेंटिटी है, हाँ कि ना। मैं बिहार से हूं, मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं हिंदू हूं, मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं एक हिंदी भाषी हूं, ये भी मेरी एक आइडेंटिटी है। साउथ में जाओ, उन्हें मतलब ही नहीं यूपी बिहार, वो कहेंगे हिंदी भाषी, हाँ कि ना, वो तुम्हें हिंदी भाषा पकड़ेंगे। उन्हें क्या मतलब, तुम्हें जैसा केरल तमिलनाडु का अंतर तुम्हें नहीं पता है, उन्हें पता है केरल तमिलनाडु का अंतर क्या है, तुम्हें सब साउथ लगता है, उन्हें सारा नॉर्थ लगता है। इधर तुम्हें कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट, तुम्हें सारे एक जैसे लगते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे ऐसे होते हैं, हाँ कि ना। लेकिन वहां देखो लड़ रहे हैं आपस में, अगर एक जैसे होते तो लड़ते क्यों भैया, है ना। हमारे ये बेटा इसलिए, हाँ कि नहीं। तो ये कहा सिंगल सिटीजनशिप। तो फर्टर्निटी आएगी कब, जब सबके साथ इक्वल स्टेटस होगा, सभी के साथ में गरिमा को, सबके स्टेटस को इक्वल माना जाएगा। तो इससे एक फीलिंग आती है, फीलिंग क्या आती है, हाँ देश एक है। जैसे भगवान के मंदिर में जाके हमें क्या फीलिंग आती है कि जब लंगर हम खाते हैं, होता है कि आपके यहाँ पर भंडारा, कि एक पूंजीपति वहीं बैठा है, रिक्शा वाला वहीं बैठा है। लेकिन आपने देखा होगा कि महाकाल के जब वो निकलती है सवारी, तो एक गरीब व्यक्ति वहां पहुंचते, पंडित पीछे हटा देते हैं, तो बेटा क्या होती है कि यहां भी, यानी कि अमीरी गरीबी होने भगवान के दरबार में होती है ना आलोचना, बोलो हाँ है ना, चर्चा आती है कि क्या केवल अमीरी दर्शन कर पाएंगे। रियलिटी में होता तो यही है, गरीब व्यक्ति लाइन में लगे पड़े हैं, और उधर बेटा वीआईपी गेट है, मैंने देखा है। गरीब व्यक्ति लग रहा है पूरा दिन लाइन में लग रहा है, और वीआईपी आ रहे हैं, चुपचाप आए, दर्शन करे, निकल गए। भगवान के लिए भी टिकट लग रहे हैं वीआईपी के, जबकि भगवान सबके हैं। लेकिन संविधान तो नहीं ऐसा कहता है ना। प्रैक्टिकली बहुत कुछ गलत चल रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना बेटा,
तो हम समझा सकते हैं। जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ है, जैसे आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ है कि वहां पे ऑन द वे हाइब्रिडिटी चल रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना। कम से कम सैद्धांतिक तो सही है, धीरे धीरे व्यवहार में भी सही आएंगे। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम क्वेश्चन इरेज करेंगे, लोग ठीक होंगे। बोलो हाँ है ना। प्रधानमंत्री तुम ही क्यों बनोगे, मुख्यमंत्री तुम ही क्यों बनोगे, फलाना एमपी एमएलए तुम ही क्यों बनोगे, हम भी तो बनेंगे। जिस दिन ये अवेयरनेस आएगी, चीजें बन जाएगी। एक अधिकार थोड़ी ना है कि तुम्हारे पिताजी थे तो अब तुम ही बनोगे। बोलो हाँ है ना। कोई भी हो, किसी की बपोती थोड़ी ना हो गई, पॉलिटिकल पार्टी भी, लेकिन हो रही है। तो ये अवेयरनेस आने के बाद होगा, धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, है ना। परिवारवाद, वंशवाद, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहां के व्यक्ति को वहां पहुंचना आसान नहीं है। भारत में मिडिल क्लास को क्या दे दिया गया, ब्यूरोक्रेसी का च्युइंगम दे दिया गया कि जीवन को अच्छा करना है तो आप आईएएस पीसीएस बन जाओ। भाई लोअर क्लास तो सोच ही नहीं सकता। और एक आधा कोई आ गया तो बेटा वो क्या बन जाता है, अखबारों के सुर्खियां बन जाता है। आसान है क्या रिक्शा वाले के बेटे का आईएएस पीसीएस बनना? तुम लोग तो तैयारी कर रहे हो ना बेटा। इतना आसान है क्या? 2-2, 3-3 साल कैसे निकल जाते हैं पता चलता है क्या? अब जिस बच्चे को ये टेंशन हो रही हो कि इस महीने मुझे खाने का कैसे चलेगा, जो ये कैलकुलेशन कर रहा हो कि मुझे दिन में 100 रुपये में खर्चा कैसे निकालना है, मुश्किल होती है, आसान नहीं है, कहने की बात है, ठीक है ना, बी प्रैक्टिकल। तो आईएएस पीसीएस में कौन है? 1% होगा लोअर क्लास, 2%, 5% मैक्सिमम, सब मिडिल क्लास है। अपर क्लास तो मुकेश अंबानी का बेटा तैयारी करेगा आईएएस की, राहुल गांधी तैयारी करेंगे आईएएस की, तेजस्वी करेंगे, बोलो हाँ है ना? नहीं करेंगे भाई, वो तो सीएम पीएम बनने के लिए पैदा हुए हैं। हम करेंगे, हमको दे दिया तुम्हें जीवन अच्छा करना है तो आईएएस बनो। और मिडिल क्लास किसमें लग गया? सर्विस सेक्टर में लग गया। तो ये मिडिल क्लास को दिया हुआ च्युइंगम है एलिट क्लास का। क्लियर? चबाओ, ठीक है, सब अच्छे से चबाओ, क्योंकि यही बेटा रास्ता है, वो क्लास जल्दी नहीं छोड़ेगी। अब कोई एक वहां पहुंच गया तो दिक्कत हो जाती है लोगों को। शास्त्री जी पीएम बने तो इंदिरा गांधी जी को दिक्कत थी, ये कहां से आ गए बीच में। और कोई दिक्कत है, दिक्कत है, उस क्लास को दिक्कत है, ये कैसे आ गया, हाँ कि ना, दिक्कत है। ये आपको लग रहा है बेटा, जब बनोगे ना, बन भी जाओगे तब भी महसूस करोगे, ये सब चीज समझोगे धीरे धीरे। हर देश में यही हो रहा है। जो ऊपर वाला क्लास है ना, अब बेटा मिडिल क्लास भी, जो मिडिल क्लास है ना, ये भी नहीं चाहती लोअर क्लास बराबर में बैठे। तुम्हारे यहाँ काम करने वाली जो बाई आती होगी ना, उसके लड़के ने अगर बच्चे ने टॉप कर दिया तो मिडिल क्लास के लोग डूब के मरने की स्थिति हो जाती है। देखा देखा, हाँ कि ना? हम भी तो चाहते हैं कि वो क्लास हमारे साथ आके बैठे, हाँ ये ना, है क्या? सभी जगह से है। तो तुम कौन सा अच्छे हो? हर कोई ऊपर से निचली क्लास को दबा रहा है। अब बेटा पूरा का पूरा आप देखेंगे, जो वेस्ट में ये मिडिल क्लास का रोल था बेटा। चलो मैं तुम्हें इतिहास में भी नहीं जानना चाहता, इतिहास में बेटा ये वाली बहुत दिक्कत थी हिस्ट्री में। तो इस तरह की बहुत सारी इश्यूज हैं। जो ये जितने आप आंदोलन देख रहे हो ना बेटा, कौन से आंदोलन? ये जो दो लोकतंत्र के आंदोलन हुए, ये मिडिल क्लास के आंदोलन है, ये लोअर क्लास के आंदोलन नहीं थे। फ्रांस में भी जो आप बोलते हैं ना, जो अभी वहां पे मोदी जी गए थे, कौन सा दिन था वो? क्यूसेंट, क्या नाम था, किसेंट, भूल गया मैं। वो बेटा लोअर क्लास को बाद में जोड़ा था उन्होंने, मिडिल क्लास ने। नहीं तो मिडिल क्लास चाहती थी बस राजाओं से हम अधिकार की, मिडिल क्लास ताकतवर हुई तो उन्होंने क्या, जो एलिट क्लास से अपना हक मांगा, एलिट क्लास देने को तैयार नहीं, उन्होंने आंदोलन किया, लोअर क्लास को दूर रखना चाहते थे। क्लियर? यही बेटा बात है। ओके, चलिए आगे चले बेटा। प्रेम्बल के कुछ इश्यूज हैं। एक तो है कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा बेटा प्रेम्बल में कमिटमेंट हो सकता है या नहीं। क्या प्रेम्बल संविधान का पार्ट है? इसके लिए बेटा दो केस, एक तो बेटा आपका बेरूबारी और दूसरा बेटा आपका केशवानंद भारती। बेरूबारी केस में क्या कहा गया कि नहीं, प्रेम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं है।
प्रेम्बल तो केवल क्या कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीमर हैं उनके विचारों को जानने की केवल और केवल कुंजी मात्र है, यानी कि वो केवल संविधान निर्माताओं के विचारों को केवल प्रदर्शित करती है। था क्या बेरूबारी केस? एक जमीन का टुकड़ा था, जो वर्तमान बांग्लादेश को लेकर बात है ना। जलपाईगुड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उसी का ही एक क्षेत्र है बेरूबारी। रेड क्लिफ ने लाइन खींची थी, लेकिन बेरूबारी लाइन खींचने के बाद आ तो गया था भारत में, लेकिन मैप के साथ लिखना भूल गए कि बेरूबारी क्षेत्र किसका होगा, भारत का होगा। लिखा नहीं मैप के साथ, ठीक। बेरूबारी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी थी, मुद्दा उठा दिया पाकिस्तान ने कि ये तो हमारा होना चाहिए, ठीक है, हमारा होना चाहिए। ओके, हाँ या ना। नेहरू नून समझौता हुआ, नेहरू जी और नून पाकिस्तान के समझौता हुआ कि हम एक्सचेंज कर लेंगे। मामला ये आया, मामला फंसा क्या कि जो ये लैंड का एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होगा या फिर क्या होगा, जनरल आर्टिकल 3 से हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मामला गया बेटा किसके पास, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट ने भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल का प्रयोग करके, आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट से पूछा, और भी बहुत सारे मैटर थे। मैटर ये भी था कि क्या एक संप्रभु जनता को, क्योंकि भारत एक संप्रभु है जिसमें जनता संप्रभु है, तो एक संप्रभु जनता को क्या दूसरे संप्रभु देश को दिया जा सकता है? छोड़ दो, समुद्र को छोड़ दो, आप सिंपल बात को पकड़ो, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको किसी को लैंड देनी है, किसी को जमीन देनी है, तो आपको संविधान संशोधन करना होगा। इसी में बेटा बात उठी कि प्रेम्बल ये कहती है संपूर्ण सर्वभूत संपन्न। जब एक संप्रभु देश है और संप्रभु देश प्रेम्बल में भी लिखा है, तो एक संपूर्ण प्रभु संपन्न देश को क्या कोई दूसरा देश ये कह सकता है कि अपनी जमीन हमें दो? फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है जनता सर्वोच्च है और जनता संप्रभु है, तो जनता एक संप्रभु जनता को क्या दूसरे की संप्रभु जनता बनाया जा सकता है? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो प्रेम्बल में जो बातें लिखी है ना, उन्हें सीरियसली मत लो, क्योंकि प्रेम्बल जो है संविधान का हिस्सा है ही नहीं। क्लियर? प्रेम्बल में जो बात लिखी गई है, संविधान निर्माताओं की अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, तो उस पर ज्यादा गौर मत फरमाओ। उसमें जो लिखा छोड़ो कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम दे दो। ये था मामला। अब बेटा बहुत बड़ी कहानी में उस पर जाना नहीं चाह रहा, बहुत से तर्क वितर्क हैं, वो लंबी चर्चा हो जाएगी। क्लियर? बस इतना सा वक्त था कि संविधान में क्या लिखा है, संप्रभु। और संप्रभु कौन है? जनता। तो संप्रभु यानी कि जनता मालिक है, तो मालिक को क्या दूसरे को बना दोगे? कोई नौकर? सरकार क्या है? मालिक जनता है, सरकार क्या है? नौकर है। तो क्या नौकर को यह अधिकार है कि वो अपना मालिक बदल दे? हाँ कि ना? बस इतनी सी बात है बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेंशन मत लो कि सोल्यूशन निकालना था, तो टेंशन नहीं, प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, और क्यों हिस्सा है? कि जब हम संविधान की व्याख्या करने में उलझ जाते हैं, क्योंकि संविधान की व्याख्या नई परिस्थितियों में करनी पड़ेगी, तो प्रेम्बल में लिखी हुई जो बातें हैं, प्रेम्बल के जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, वो क्या करते हैं? हमको एक रास्ता, एक मार्ग देते हैं, जिनको हम बेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसलिए प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो हाँ ये ना? इस प्रकार बेटा मैंने पीपीटी में पूरा मैटर डाला हुआ है। देखो बेटा, ये रेड क्लिफ, जलपाईगुड़ी, बेरूबारी क्षेत्र, ये मैं सब डाला हुआ बेटा। इसके अंदर पूरी कहानी भी डाली हुई है, ठीक है? ज्यादा मन करेगा तो पढ़ लेना, ठीक है बेटा? पूरा डाला हुआ है। फिर नोवा संविधान संशोधन हुआ, दे दिया गया। अब अगला बेटा, क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? ब्रेक चाहिए?
आइए, क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? बेटा ये भी बात उठी कहां पर? केशवानंद भारती केस में। और क्या बोला कि जब प्रेम्बल संविधान का हिस्सा है, बस बात ही खत्म हो गई। जब प्रेम्बल संविधान का हिस्सा है और संविधान में संशोधन का अधिकार पार्लियामेंट को है, तो संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। और इसी केशवानंद भारती केस में कॉन्सेप्ट दे दिया गया, क्या? मौलिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या दे दिया गया? बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान रखना, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना हो, अर्थात प्रेम्बल का उल्लंघन ना हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। और अमेंडमेंट हुआ भी 76 में। 3 शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। अब ये कारण भी बताऊं क्या कि ये तीनों शब्द उस समय क्यों जोड़े गए थे? बेटा लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं शॉर्ट में इतना बोल दे रहा हूं। तत्काल परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको इंदिरा गांधी जी की समझ के अनुसार जोड़ा गया। वो कंडीशंस ऐसी थी कि वो जोड़ा गया। इंटीग्रिटी, क्योंकि भारत में जगह जगह सेपरेटिज्म वाले आंदोलन शुरू हो गए थे। नक्सलिज्म पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में खालिस्तान मूवमेंट, द्रविड़ नाडु, तमिलनाडु की मांग होनी शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान हिंदी वालों के लिए और तमिलनाडु तमिल वालों के लिए, ऐसे नारे चलने लगे थे। क्लियर? इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। सोशलिज्म इन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर। अब बेटा वो फिर कोल्ड वॉर की कहानी थी, उसको मैं जाऊंगा नहीं। अब ये दिखने लगा जितने भी आपके ये देश थे जो लिबरल डेमोक्रेसी वाले थे कि भारत तो सीधे सीधे क्या जा रहा है, कम्युनिस्ट की ओर जा रहा है। तो उनको भी दिखाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, हम लिबरल डेमोक्रेसी ही हैं, देखो हम सेकुलर हैं तुम्हारी तरह ही। क्लियर? कुछ भारत में बेटा क्या हुआ था तब तक आते आते, नेहरू के दौर में भी थी सांप्रदायिकता। तो भाई आप कह ही नहीं सकते सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता के आधार पर देश के टुकड़े हो गए। अब आप कह रहे हो कि नहीं थी सांप्रदायिकता, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि भाई बंटवारा हुआ, मुझे एक बात बताओ, पार्टीशन हुआ, ऐसे लाइन खींची, लाखों लोग आना जाना हुआ, लोग सेकुलर हो जाएंगे? जो लोग आके अपनी कहानियां बताए होंगे, हमारे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लोगों में गुस्सा आया होगा नहीं आया होगा? आज एक वीडियो वायरल हो जाती है तो दंगे हो जाते हैं। और जब लोगों ने आप बीती बताई होगी, गदर मूवी देख लेना पहले वाली, हाँ कि ना? अब उसमें तुम एकदम कह रहे हो सांप्रदायिकता नहीं है, फिर दंगे क्यों हो रहे हैं? अगर भारतीय समाज सांप्रदायिकता नहीं खत्म, मतलब यहां सांप्रदायिकता नहीं है, तो दंगे क्यों हो रहे हैं? आज भी दंगे, आज भी इन्हीं मुद्दों पर वोट बैंक हो रही है। अब 24 की तैयारी है तो और मामले उठेंगे, और मामले उठेंगे, और मुद्दे उठेंगे, ताकि ये माहौल बने। क्यों? पॉलिटिक्स करती है पोलराइजेशन। किसका? कॉमन पब्लिक का, आपका नहीं। आपके अंदर क्लियरिटी है, आपके अंदर क्लियरिटी है। नेता चालाक हैं, नेता होशियार हैं। यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है, भारत का वेलकम कर रहा है पीएम मोदी का। सऊदी वेलकम कर रहा है, इजिप्ट वेलकम कर रहा है। गेट माय पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बातें? बेटा ये मुद्दे केवल कॉमन पब्लिक के लिए है। अगर उनको इस्लाम की इतनी चिंता है तो फिर बोलते भारत के मामले में। गेट माय पॉइंट? कुछ मैटर नहीं है। ये केवल और केवल जैसे एक आइडियोलॉजी, यूरोप में आइडियोलॉजी कौन सी है? वहां पे आइडियोलॉजी का संघर्ष है, हमारे यहां पर कास्ट और रिलीजन का संघर्ष है। इसके माध्यम से पॉलिटिक्स क्या करती है? पोलराइजेशन करती है। कॉमन पब्लिक पोलराइजेशन में आती है, ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं आते। और बेटा वो गरीब लोग जरूरी हैं पॉलिटिक्स के लिए, वो ऐसा समझते हैं। क्यों? मिडिल क्लास कभी भी झंडा लेके आंदोलन नहीं करेगी। तुम में से कोई नहीं जाएगा कभी आंदोलन करने। क्यों? तुम आईएएस पीसीएस बनने के लिए पैदा हुए हो, तुम तो पढ़ोगे। वो है बेटा, वो 500 रुपये पर डे वाले हैं। कहाँ चलना है भैया जी? स्माइल टाइप के लोग, भैया जी स्माइल, ठीक है ना? वो लोग हैं, वो स्माइल 1 2 3 4 राहुल तेरी जय जयकार, वो लोग हैं। तुम नहीं जाओगे भारत जैडस यात्रा में, हाँ कि ना? गए कोई सा? किसी आंदोलन में नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि यू आर द फोकस ऑन योर एग्जाम। तुम्हें पता है कुछ नहीं रखा,
या बन जाएंगे, अपना जीवन को एंजॉय करेंगे। लेकिन वो पब्लिक है, खाने को नहीं है, तो वो भैया जी स्माइल करेगी। गेट माई पॉइंट? तो बेटा उन्हीं के लिए पोलराइजेशन है, तुम्हारे लिए नहीं है। गेट माई पॉइंट? समझो बात को। ओके, तो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्रेम्बल समाप्त हुआ। इस प्रकार प्रेम्बल समाप्त हुआ। अब बेटा मैं हल्की से एक चर्चा यहां पे आपको कर दूं। कौन सी चर्चा? बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचे की। मौलिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। बेटा प्रेम्बल पे या संविधान की विशेषता के ऊपर मेरे तकरीबन 5 से 6 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है, देखा होगा। अच्छा, अब भी रह गया हो कि संतुष्टि ना हुई हो तो वहां पे पढ़ लेना, ठीक है ना। नोट्स मिल ही जा रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे नाम से मिल जाए। लेकिन मैं समझता हूं जितना मैंने तुम्हें दिया बीपीएससी के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। क्लियर? इससे ज्यादा की जरूरत अपने को नहीं है, इतने में तुम बना जाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर भी है कि थोड़ा मन और ज्यादा पढ़ने का है तो वो 5 घंटे का प्रेम्बल का लेक्चर सुन लेना है, पर मैं समझता हूं जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने फंडामेंटल सब पे डाले हैं। फंडामेंटल राइट में मेरे 10 घंटे के लेक्चर हैं, प्रेसिडेंट पे 15 घंटे के, जुडिशरी पे मेरे 12 घंटे का लेक्चर है। लेकिन मैं तुम्हें 1-2 घंटे में कराऊंगा जुडिशरी, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा मन करेगा नहीं, ये बात देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो बात अलग है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, अब बेसिक स्ट्रक्चर की बेटा बात करें, मौलिक ढांचे की। मौलिक ढांचा क्या है बेटा? अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करें तो उसको सिंपली मैं डिफाइन करूंगा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के वेरी मेजर फीचर्स, बेहद अनिवार्य तत्व। इसकी बेटा पीपीटी दे दूंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेना, पीपीटी है, नोट भी कर लेना। वेरी मेजर फीचर्स मतलब बेहद अनिवार्य तत्व। क्लियर? किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के बेहद अनिवार्य तत्व, अगर उन तत्वों को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इसका अर्थ ये होगा एक नया ही संविधान, एक दूसरा ही संविधान आपके सामने क्या हो गया? रूबरू हो गया। बोलो हाँ या ना। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के वेरी मेजर फीचर, बेहद अनिवार्य तत्व। अब बात यह बेटा कि कौन कौन से बेहद अनिवार्य तत्व होंगे, क्वेश्चन ये है। क्या उत्तर है बेटा इसका? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं बताया। नहीं बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया कि क्या क्या मेजर फीचर्स होंगे। इस वजह से मौलिक ढांचे की जो प्रकृति है वो क्या समझ में आती है? मौलिक ढांचे की प्रकृति बेटा समझ में आती है परिस्थिति जन्य और गत्यात्मक। क्या बेटा समझ में आती है? परिस्थिति जन्य और बेटा आपका गत्यात्मक। बोलो हाँ या ना। तो मौलिक ढांचे की प्रकृति क्या हो गई? परिस्थिति जन्य। परिस्थिति जन्य का मतलब सिचुएशनल, और गत्यात्मक यानी कि आपका डायनेमिक। अभी सुनते रहो बेटा, ध्यान सब क्लियर हो जाएगा। कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी तो मौलिक ढांचे में नए नए एलिमेंट्स, नए नए तत्व क्या होंगे? इन्वॉल्व या ऐड कर दिए जाएंगे। गत्यात्मक, हमेशा गति में रहने वाली। अगर हम निश्चित कर देते एक बार में ही, कब? जब ये पहली बार मामला उठा, कब बेटा? आपका केशवानंद भारती केस में। इस अवधारणा को बेटा कब स्वीकार किया गया? केशवानंद भारती केस में। बोलो हाँ या ना। अब केशवानंद भारती केस में क्या पहली बार मौलिक ढांचे को, अब यही बेटा अगर फिक्स कर देते ये, तो बेटा क्या हो जाता? मौलिक ढांचे की जो प्रकृति हो जाती वो
डायनामिक ना हो जाती बल्कि स्टैटिक हो जाती, यानी कि स्थिर हो जाती। और हम स्थिर कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वी आर इन डेवलपिंग नेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? विकसित या विकासशील? याद करो पहली क्लास में बता, डेवलप या डेवलपिंग, विकसित या निर्मित? निर्मित। तो जब निर्मित संविधान है, बन ही रहा है, जब 105 के करीब आपके संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो फिर इसका स्ट्रक्चर भी तो निश्चित नहीं हो सकता। बोलो हाँ कि ना? तो उन्होंने कहा कि ये निश्चित नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना? तो बेटा अगर पूछे मौलिक ढांचे की प्रकृति, ये लिखना यही है बेटा। कैसे लिखोगे? मौलिक ढांचे में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे? मौलिक ढांचे से आशय है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के बेहद अनिवार्य तत्व, क्लियर, अगर उनको निकाल दिया जाए या उनको बदल दिया जाए तो पूरे संविधान की, पूरी व्यवस्था की नेचर ही चेंज हो जाएगी। यानी कि वो संविधान रह ही नहीं जाएगा जो था, जो बनाया गया था। बोलो हाँ या ना? जिसकी प्रकृति कैसी है? परिस्थिति जन्य और एक गत्यात्मक है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? मौलिक ढांचे की अवधारणा पहली बार कब आई? केशवानंद भारती केस में आई। उसके बाद कई सारे केस में बहुत सारे फीचर्स को मौलिक ढांचे का हिस्सा बताया गया, जिनमें 3 केस आपको याद रखने हैं, जिनको आपको मेंशन करना ही करना है। एक तो बेटा इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, बच्चों लिखो ना, 1975। और फिर बेटा मिनर्वा मिल्स केस, और फिर बेटा आपका एस बॉम्बई मामला। एक बार बेटा लिखिएगा, इंदिरा गांधी राजनारायण केस में कौन कौन से तत्व बोले? नोट कीजिएगा। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 में निम्न एलिमेंट, यानी कि निम्न तत्व, क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन का सीधा सीधा फ्रेमिंग लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो राजनारायण केस में 4 तत्व बोले थे सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला बेटा? 4 तत्व। कौन कौन से? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। सोरविन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, पहला तत्व। पहला, फिर बोल रहा हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये कहा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी मेजर फीचर है। नंबर 2, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, स्टेटस एंड इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी। नंबर 2 तत्व, नंबर 2, तो पहला नंबर 2, स्टेटस प्लस इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। नंबर 3 तत्व बताया। बेटा तेजी से लिखिएगा। अब बेटा प्लीज लिख कर आना, अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसे लिख कर आना। 3 केस का जिक्र करना है, इसका और भी केस थे, उनका नहीं है, 3 मेजर थे, ठीक है ना? पहली बार किस में निर्धारित किया था? कम से कम ये 4 तो लिख कर आना। ऐसे कैसे इसमें बता रहा हूं, बात समझ में बात को? बोलो बच्चों हाँ या ना? बेटा यहां 1 2 3 करके लिखना। 4 तत्व बोले, 4 ही लिखने 1 2 3। जहां कंफ्यूज हो जाओ वहां 1 2 3 मत लिखना। जहां श्योर है कि 4 ही थे और चारों याद हैं तो 1 2 3 करना। हाँ कि ना? मेरा समझे बेटा? ये टेक्निक है मीन्स लिखने की। जहां निश्चित है कि 4 थे, चारों याद हैं, 1 2 3 करना। 3 याद आ रहा है, 1 याद नहीं आ रहा है। जिनमें निम्न प्रमुख थे, डैड डैड डैश। ओके? नहीं एक याद आ रहा, गलत नहीं लिखना। ओके? तो डैड डैश कर देना। चलिए आगे। ये बेटा ये सब टेक्निक्स है मेंस के, और कुछ नहीं है। और फिर मैं बता रहा हूं बेटा, मेंस लिखा जाता है स्मार्टनेस से, पढ़ने से नहीं लिखा जाता। मेंस लिखा जाता है स्मार्टनेस से, और स्मार्टनेस से मतलब है जितनी जानकारी है
उसको अच्छे से पेश करना। बस इतना कोशिश करो कि जानकारी को फालतू की नहीं भरनी, कॉन्सेप्चुअल के साथ भरनी है। बस कॉन्सेप्ट बेटा एक बार कायदे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा व्यक्तिगत उसे मानना है, ठीक है ना। आज के बाद पॉलिटी की कोई किताब नहीं पढ़नी, क्लियर। जितना बता रहे हैं इतना ही दिमाग में सेट करना है और लिख कर आ जाना है, बस इसी को बार बार पढ़ना है, इसी को ठीक से क्या करना है, लिखना सीखना है, प्रेजेंट करना सीखना है, जस्ट इनफ। हाँ कि ना, मेरा समझ भाई। ज्यादा पढ़ के दिमाग खराब करते हैं हम लोग, क्योंकि सबकी अपनी बातें। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं कोई भी, बेटा सुनो ना, क्या जीवन में कष्ट है तुम्हारे, चलिए। वो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल मत पढ़ना चलिए बेटा शांति से। मैं फिर बताऊं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं IAS PCS बनना, एक ही बात है बेटा, सिंपल तरीके से पढ़ो, आराम आराम से, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, और जितना पढ़ा उसे लिखना सीख लो, बस। आसान बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, यही टफ है। आधे से ज्यादा बच्चे तो बस इसमें उलझे रहते हैं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, उनका तो वैसे ही विनाश हो जाना है। और आधे बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रेजेंट करना नहीं सीख पाते, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो जितना बता रहे हैं चुपचाप इसको क्या करना है, बार बार कि मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा और ये मेरा स्टाइल होगा, ऐसे पॉइंट्स में होगा, यहां पे ये होगा, क्लियर। ये करना सीख गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया ना कोई, निपुण सर के नोट्स पढ़े, बने तो IAS होए, पढ़े तो IAS होए, ठीक। चल आगे चले, मजाक कर रहा था बेटा मैं, ऐसे आगे लिखिएगा। तीसरा एलिमेंट लिखो, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और अंतःकरण की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्ष एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसेंस। अंतिम विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो ये किसमें बोले बेटा, आपका राजनारायण केस के अंदर, 4 एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट बेटा लिखिएगा अगला, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स है बेटा। अब बेटा ये केस का छोड़ दो, चुनाव में केस क्या था, कुछ नहीं था बेटा। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी, राजनारायण केस हार गए थे, है ना। फिर बेटा पूरी कहानी है, राजनारायण ने एलिगेशन लगाया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी मशीनरी उसका मिसयूज किया था। अब इसमें बेटा दोनों बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं किया भी था, कुछ कहते हैं नहीं भी कहता है, उनके अपने में तर्क हैं, मैं वो तर्क भी आपको दे सकता हूं, बता सकता हूं। चलिए कुल मिला के मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट में ये महसूस हुआ इंदिरा गांधी को कि डिसीजन उनके खिलाफ आएगा, वो उससे पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला देती हैं, ठीक है, जिसमें ये घोषणा कर देती हैं कि चुनाव के बाद PM का पद, स्पीकर का पद, 2-3 पद का और जिक्र कर देती है कि इनको जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं ले जाया जा सकता। डिसीजन आया इलाहाबाद कोर्ट का, कोर्ट में इंदिरा गांधी की जो चुनाव था उसको रद्द किया गया, कहा गया गलत तरीके से जीती हैं। राजनारायण केस जीते थे लेकिन इंदिरा गांधी की कुर्सी खाली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो पहली अमेंडमेंट कर चुकी थी, जेपी ने मुद्दा बनाया, आंदोलन शुरू किया, फिर इमरजेंसी लगी, बहुत सारी बातें हैं, है ना, उसमें जाना ही नहीं है ना। अपने को बेटा देखो अभी समय नहीं है, फाउंडेशन क्लास होती है ना तो मैं बेटा और मजे से पढ़ाता आपको, बेसिक स्ट्रक्चर में आपको एक दिन में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाता है ना। तो इसलिए अभी तो बेटा क्या है, अपने को मेंस के अकॉर्डिंग लिख लेना है ना। और बेटा मुझको आज टारगेट था मेरा, आज क्या क्लास लेनी थी मेरे को, आज का बेटा लेक्चर था फंडामेंटल राइट DPSP, है ना, है ना। तो ये बेटा समस्या है ना, लेकिन आप निश्चिंत रहो, पूछा करो, ठीक है ना, क्लास के बाद पूछ लिया करो, ठीक है ना, क्लास के बाद पूछ लिया करो। नहीं तो मेरा टेलीग्राम में उस पर ज्वाइन कर लो, मुझे मैसेज मार दिया करो मेरे ग्रुप में। तो मैं बेटा मैं करता क्या हूँ देखो, मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो मैं बेटा डेली देख नहीं पाता,
तुमने मैसेज डाल दिया और निपुण आलम मेरा नाम लिख के कि सर इसका आंसर दे दो, बाकी टीम है वो आंसर कॉपी चेक करते रहते हैं, बच्चे आंसर लिखते हैं कॉपी चेक करते हैं। तो मेरे को मैसेज आ रहे हैं सर इसका आंसर दे दो, तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ उसमें, क्यों मुझसे टाइप नहीं होता, उंगलियां नहीं चलती, तुम्हारे दौर का नहीं हूं ना मैं। हम लोग मैसेज वाले लोग नहीं, हम तो कॉलिंग वाले थे, पूरी रात की कॉल फ्री, हम वो वाले दौर के हैं। हम 10 रुपए का टॉकआउट डलवाते थे, पूरी रात फ्री चलता था हमारा। हम वो वाले दौर के लोग हैं ना। मैसेज कर दिया तो उस पर डाल दिया करो, ठीक है, मैं उसमें दूंगा रिप्लाई, है ना। तो क्या ना थोड़ा सा इसको हम कर लें। आइए, मिनर्वा मिल्स केस है ना 1980, देखिए बेटा मिनर्वा मिल्स केस। बेटा ये एक मील का मैटर था, मील का केस था और जमीन के अधिग्रहण को लेकर था, ठीक है ना। लिखिएगा, इसमें निम्न तत्व बोले गए। निम्न फीचर्स इंक्लूड किए गए। यहां बेटा 3 फीचर बोले थे सुप्रीम कोर्ट ने। संसद की संशोधन की शक्ति, अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संशोधन करने की शक्ति, अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर 2, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन। फंडामेंटल राइट और डीपी, नंबर 2 फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन। बैलेंस इन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अगला जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनः समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है बेटा। एक ये और एक केस और लिख लो बेटा, एक केस और, बॉम्बई मामला, बॉम्बई केस, बॉम्बई केस 1994। बॉम्बई केस 1994। देखो बेटा एक बात याद रखना, वैसे कायदे की बात तो ये है कि केस का पूरा नाम लिखना चाहिए, है ना। SR बॉम्बई केस वर्सेस इंडियन यूनियन 1994, है ना। अगर ये भी ना लिखो, याद ना रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हमारे यहां पर बेटा बॉम्बई केस को याद करने से ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें जो बात बोली गई ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, वैसे तो पूरा ना केस का नाम लिखा जाए, दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। लेकिन अगर लगता है कि मैं गलती कर सकता हूं, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो शॉर्ट में लिखो। ईयर भी याद नहीं आ रहा है तो वो भी जरूरी नहीं लिखना। यहां गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, यहां गलती होगी तो दिक्कत है। फैक्ट्स इधर के उधर हो सकते हैं मीन्स में, तो लिखो ही मत, क्लियर। लेकिन ये बेटा कॉन्सेप्ट की बात है। मैं 3 ही केस लिखवा रहा हूं आज। तकरीबन आप देखेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके तकरीबन 20 एलिमेंट्स आज हैं, तो बाकी और जोड़े गए, लेकिन ये 3 केस मैटर करते हैं जिनमें मेजर बातें बोली गई। बाद में और भी कुछ जोड़ा गया तो हम बाद में एक लाइन में लिख देंगे, और भी केस के माध्यम से और भी एलिमेंट्स जोड़े गए। तो फिलहाल तकरीबन 20 हैं। तभी मैं क्या बोल रहा हूं, तकरीबन वर्ड यूज किया मैंने, है ना, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं तकरीबन 20 की जगह 30 तो होंगे नहीं, एक आधा ऊपर बढ़ सकता है। तो हम क्यों तनाव इस बात का मीन्स में लेकर, हैं 20 ही तत्व, लेकिन तब भी आप क्या लिखो, मान लो आप 2024 में मीन्स दे रहे हो और तब आपको ना पता हो, 2 जोड़ दिए हो, तो लगभग लिखते क्या हो गया, वी आर सेफ। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तकरीबन 20 तत्व। तो थोड़ा सा मेरा इस टेक्निक को सीखना है कि अपने आप को सेव कैसे करना है, ठीक है ना। गलत लिखने से अच्छा है ना लिखे, है ना। यहां भी अगर कम याद आ रहे हैं, 1-2 याद आ रहे हैं। अब बेटा एक बात और बताऊं, अगर ये भी याद नहीं आ रहे कौन कौन से लिखे हैं, ये तो याद आ जाएगा कि विभिन्न केस में तकरीबन 20 तत्व रखे गए, क्लियर, जिनमें 3 केस प्रमुख हैं। इन 3 केस में सीधा नाम लिखे, क्या 3 केस का नाम लिखना है, कैसे, राजनारायण केस कोमा,
मिनरवा मिल्स केस कोमा, बॉम्बई केस कोमा, इन तीनों में निम्न तत्वों को और साथ ही अन्य केस के माध्यम से निम्न तत्वों को जोड़ा गया। अब बेटा दो चार ऊपर इधर उधर भी हो गए तो क्या दिक्कत है? यही है बेटा मेंस का, जिसको कहते हैं राइटिंग स्किल, दैट इज द स्किल। ओके, याद आए जैसे मैं लिखवा रहा हूं तो वेल एंड गुड, फिर तो बल्ले ही बल्ले, एग्जाम देख के खुश हो जाएगा बेटे को, बच्चे को पता है 3 केस वो महत्वपूर्ण कौन कौन से थे, बच्चे ने लिखे। नहीं याद आ रहा तो लिखना तो है ही, छोड़ना है नहीं, तब बेटा स्मार्टनेस ऐसे दिखानी है। बोलो हाँ कि नहीं? तो लिखिए बेटा बॉम्बई केस 1994, बेटा इसमें लिखिएगा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर। नंबर 2 संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी इंटीग्रिटी एकता अखंडता। नंबर 3 इंटीग्रिटी, यूनिटी इंटीग्रिटी, समाजवाद सोशलिज्म, समाजवाद सोशलिज्म अगला फीचर, अगला तत्व। और लास्ट लिख लीजिएगा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, अंतिम सामाजिक न्याय। क्लियर हो गया? ठीक है, अगली पंक्ति लिखिएगा इन केस के अलावा भी अन्य केस में, उपरोक्त केस के अलावा भी अन्य और केस में न्यायपालिका के द्वारा अनेकों तत्वों को मौलिक ढांचे का हिस्सा बनाया गया, अनेकों तत्वों को मौलिक ढांचे का हिस्सा बनाया गया। इन अदर केसेस सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड मैनी अदर एलिमेंट्स इन बेसिक स्ट्रक्चर। वर्तमान में लगभग 20 तत्व बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। इन द प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 20 एलिमेंट्स इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। वर्तमान में लगभग 20 तत्व मौलिक ढांचे का हिस्सा हैं, पार्ट हैं। बेटा आइए अब हम बात करेंगे बेटा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्लोज ही तो कर रहा हूं, छोड़िए हम इससे कर दें। आइए बेटा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? मौलिक, हाँ जस्टिस मिलता है, ओके। बहुत बढ़िया। और ये तो बेटा मौलिक अधिकारों की सिक्योरिटी हो गई। मेरा प्रश्न ये है कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों? वाई दीज आर फंडामेंटल? बहुत बढ़िया, अन्य अधिकार से ये अलग हैं, बहुत बढ़िया।
क्या फंडामेंटल राइट सभी देशों में सेम होंगे? नहीं होंगे। अब देखो बेटा, फंडामेंटल राइट इसलिए फंडामेंटल हैं, हर देश की परिस्थितियां अलग हैं, कंडीशन अलग है। वो देश और उसका संविधान जो ये समझता है कि इन राइट्स के बिना जीवन संभव नहीं है, आप अपने जीवन को बेटर नहीं बना सकते, जो आप बोल रहे हो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो दे आर द बेसिक फंडामेंटल, जिनके बिना भारत के नागरिकों का जीवन संभव नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट कुछ और हैं, अमेरिकन के कुछ और हैं, उनके अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। बोलो हाँ कि ना? तो फंडामेंटल इसलिए फंडामेंटल हैं क्योंकि इनके बगैर जीवन संभव नहीं है। क्लियर? फंडामेंटल राइट हमारे यहां 7 थे, अब 6 हैं। बोलो हाँ कि ना? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। अगला आपका शोषण का अधिकार। बेटा ये लड़की ऐसे नहीं बोला, नमस्कार। हाँ चलिए, हाँ बेटा अब क्लियर आ रही है आवाज? चलिए आगे चलें। तो बेटा मैं बता रहा था आपको फंडामेंटल राइट के बारे में, है ना। फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। राइट टू अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध है। हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलना। ये मानसिकता गलत है, फिर करोगे तुम शोषण, है ना। हाँ आफ्टर द मैरिज, है ना, फिर शोषण करोगे। तो शोषण नहीं करना बेटा। लड़के नहीं बोलते शोषण का अधिकार, अब लड़कियां बोलती हैं, है ना। चलिए तो अगला बेटा आपका, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। राइट टू रिलीजन। इसके बाद बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स, हाँ बिल्कुल, संस्कृति एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं। 14 से शुरू हो रहे हैं, 32 में खत्म हो रहे हैं। बाकी जो है बेटा उनसे जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, 12, 13, 33, 34, 35। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे आर्टिकल्स पे, है ना, क्योंकि आर्टिकल्स का काम था प्री में। यहाँ क्वेश्चन जो आया है हमेशा आर्टिकल 21 से ही आया है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। और या फिर क्वेश्चन आ गया तो फंडामेंटल राइट की 2-4 चीजें और हैं, वहां से क्वेश्चन बनेगा, तो हम वहीं पे चर्चा करेंगे, है ना। अब मैं 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, आपका मन करेगा तो मेरी पीपीटी में, है ना बेटा, ये पूरे बेटा 129 पेज की पीपीटी है जिसमें फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल बता रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि आपको जरूरत तो है नहीं, सब कुछ है बेटा, ठीक है ना।
इसके ऊपर तो मेरी किताब भी अलग से है, पर कोई ज़रूरत नहीं बेटा, ठीक है ना। आप लोग जितना बताऊंगा उतने में आपका मीन्स हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे बेटा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट में। एक तो आरक्षण, नोट कर लीजिए, आरक्षण आपको रिजर्वेशन को पढ़ना है। नंबर 2 आर्टिकल 21 को पढ़ना है। नंबर 3 यूसीसी। यूसीसी बेटा 25 आर्टिकल और आर्टिकल 44 दोनों को मर्ज कर देंगे। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 25 और 24 वो 44 मर्ज कर देंगे। फिर प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये पढ़ लेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं यहां पे पांचों रिटों के अंतर नहीं बताऊंगा, ओवरऑल बताऊंगा रिट का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों दिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडाइज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है ना, उसको पढ़ेंगे। ओके बच्चों, क्लियर। फिर बेटा हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या होगा पढ़ने का एरिया? एक तो डीपीएससी क्यों रखे गए, फर्स्ट डीपीएसपी में ये पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन है बेटा वो, डीपीएसपी क्यों दिए गए, क्यों जोड़े गए, क्यों रखे गए, कुछ भी हो सकता है ना। डीपीएसपी जो है राज्य के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, ये क्वेश्चन बनता है। डीपीएससी ए वे फॉर द स्टेट टू अचीव द वेलफेयर स्टेट थ्योरी, है ना, उससे का क्वेश्चन आएगा। नंबर 2 फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंसेस इन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तीसरा आपको बेटा मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आप भी लिखो ना, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर। और बेटा तीसरा इसमें पढ़ना है आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की एक डिबेट। और डिबेट क्या, वो इज द सुप्रीम, वो इज द प्राइमरी। क्या लिखा? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की आपस में डिबेट। डिबेट क्या है? सुप्रीम कौन है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, डीपीएसपी, वो बताऊंगा अभी, ठीक, ये हो गया। और अंतिम इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपी, डीपीएसपी का क्रियान्वयन, डीपीएसपी का क्रियान्वयन। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी से बेटा एक ही क्वेश्चन बनता है ना, मेंस के अकॉर्डिंग। या तो बहुत सिंपल, जैसे क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, शायद 42वीं में आया था। क्वेश्चन ये था कि फंडामेंटल राइट्स बताएं, बस इतना ही। तो वो 11 के 11 फंडामेंटल राइट्स बताने हैं। अब ये तो बेटा रटने वाली बात हो गई ना, है ना। क्वेश्चन जो बनेगा जो यूपीएससी में बनता है, पीसीएस में तो ये बन गया, यूपीएससी में क्वेश्चन यही आया है फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर। क्या आया है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है पवित्र इच्छाएं मात्र हैं। फंडामेंटल राइट की आलोचना कर गया, उस फंडामेंटल ड्यूटीज की क्रिटिसिज्म आ जाए, या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं केवल एक आइडियल की तरह हैं, इनके पीछे कोई लीगल बातें नहीं है। तो सिंपल फंडामेंटल ड्यूटी का महत्व और उसकी आलोचना, बस इतना लिख लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी का क्रिटिसिज्म और उसका बेटा क्या, इंपोर्टेंस, बस ये हमको पढ़ना है। ओके बच्चों, चलिए। समानता के जब हम अधिकार की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे, यानी कि समानता के अधिकार की बात करेंगे, बेटा आज 12 बजे तक की क्लास है आप लोगों की, है ना। तो हम आरक्षण कल पढ़ते हैं फिर, है ना। टाइम थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि आप क्वेश्चन भी करोगे, तो बेटर है मैं और टॉपिक करा दूं। आर्टिकल 21 हम लोग कर लेते हैं ना, आर्टिकल 21 कर लेते हैं सीधा सीधा।
कल मैं समानता वाले पे सिर्फ आरक्षण ही मेरे को बताना है, आर्टिकल 14 बता के, और मैं आरक्षण बताऊंगा सीधा, ठीक है ना। 15, 16, 17 से क्वेश्चन कभी नहीं आना, 14 भी इसलिए क्योंकि वो आरक्षण को बताने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण, है ना, क्लियर। चलिए बेटा आर्टिकल 21 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 21 में बेटा सबको दो बातें याद रखनी है कि जब हम आर्टिकल 21 को देखते हैं तो आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, है ना बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पीपीटी में बहुत डिटेल से दे रखा है मैंने, किताब में तो और डिटेल से दे रखा है। मैं जितना ये दे रहा हूँ इसी फ्रेमिंग को दिमाग में रखना और आंसर लिख कर आ जाना, ठीक है ना। नोट्स मैंने आपको बताई दिए, है ना, बोलो हाँ है ना। और बेटा बाकी अगर तुम्हें चाहिए, अभी एकदम चाहिए, तो तुम सीधा बेटा टेलीग्राम पे जाना और ये नाम सर्च कर लेना, मैं दिलवा दूंगा बेटा, वैसे ऑफिस से आज ही भिजवा दूंगा। और इस नाम को सर्च करके बेटा वहां से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें फाइल्स पड़ी रहती हैं। मैंने ऑलरेडी सारे नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन किसकी लेनी है, समझने की, ठीक है ना। दो बेटा साथ ही जाना है, नोट्स नहीं जाने हैं। नोट्स तो किस लिए करने हैं, क्योंकि हम बार बार थोड़ा सा रिवाइज कर सकें, इसके लिए, ठीक है ना। तो साथ दिमाग जाना है। आइए समझिएगा, क्वेश्चन सीधा आया है आर्टिकल 21 का एक्सप्लेनेशन। यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन आया, सीधा सीधा तो नहीं, आर्टिकल किसकी व्याख्या करें। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ना कुछ टेक्निकल होगा, तभी इतना सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। बीपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपी कहीं भी देखेंगे सब जगह आ चुका है ये क्वेश्चन, हाँ कि ना। आइए, जब बेटा हम आर्टिकल 21 को देखते हैं तो इसके संदर्भ में बेटा दो केस को हमको देखना पड़ता है। एक तो गोपालन केस 1950, और एक बेटा मानका गांधी। हालांकि बेटा वो मानका गांधी नेम है, लेकिन बोलते सब लोग क्या है, मेनका, तो हम भी मेनका ही बोल देते हैं। नाम उनका मानका गांधी है, पंजाब में मानका बोला जाता है उस वर्ड को। लेकिन चलो जो चल रहा है हम क्यों बदलें, लोकाचार में है मेनका गांधी। इन दो केस से बेटा ये मेनका गांधी यानी कि आपका आर्टिकल 21 समझ में आएगा। यहां बेटा बोली गई है विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया, एस्टैब्लिश बाय लॉ, एस्टैब्लिश बाय लॉ। और यहां पर क्या बेटा आपका विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये तो नहीं बताना ये शब्द कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है बताओ। और वो या अल्लाह, 2 दिन से समझा रहा हूं, कल भी बताया था यूएस से। हद है यार, ऐसे मत लो यार, देखो बेटा ऐसे तो तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में ना, एकदम ब्रिटेन बोल दिया। ब्रिटेन में कहां से है, ब्रिटेन में कहां से है ना, सोचना है ना, फिर पढ़ने का बेकार फायदा हो जाएगा तो ना। चलिए, ये बेटा गोपालन केस में क्या था, ये कुछ नहीं था बेटा गोपालन केस, आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये एक गोपालन थे, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के एक नेता थे, ज्यादा बोलते थे, संपत्ति के ऊपर चीजें चल रही थी, प्रॉपर्टी पर चीजें चल रही थी। नेहरू जी प्रॉपर्टी के लॉ के ऊपर बहुत सारे नियम बना रहे थे, क्योंकि सोशल जस्टिस लाना था। अब सोशल जस्टिस के लिए बात हुई है बेटा, पैसा पेड़ पे तो लगता नहीं है, पैसा कहां से आएगा, पैसा किससे आएगा, अमीरों से लिया जाएगा, जिम्मेदारों से लिया जाएगा, राजाओं से लिया जाएगा, जिनके पास क्या है, संकेंद्रण है, बोलो हाँ कि ना। और बहुत सारी बातें बेटा हो रही थी। तो कुल मिला के कभी नेहरू जी, तो ये बेटा जो नक्सलाइट मूवमेंट था उसके लिए शुरू हुआ था, ये मतलब उसी आइडियोलॉजी के बेटा, एम.एन. राय वाले आइडियोलॉजी के, मावेंद्र नाथ राय आइडियोलॉजी के नक्सलवाद, जिसको आज आप बोलते हैं ना अर्बन नक्सल, सुना है ना। तो गोपालन उसी कैटेगरी के व्यक्ति थे, अर्बन नक्सल,
ठीक है। इनको नेहरू जी ने गिरफ्तार करवा दिया, गिरफ्तार करके जेल में। इनके वकील ने याचिका लगाई कि जनाब हमें दिक्कत है, हमें जीने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। कोर्ट ने कहा क्या हुआ? बोल रहे जी जीने का अधिकार छिन गया। कैसे छिन गया? खाने को नहीं मिल रहा? बोले हाँ। पीने को नहीं मिल रहा पानी? हाँ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फिर दिक्कत क्या है? हमारा बोलने का मन करता है, बोलने नहीं दे रहे। यही बोला, मेरा भाषण देने का मन करता है, मुझे भाषण नहीं देने दे रहे, मुझे आजाद कराओ, मैं भाषण दूंगा। ये गोपालन ने बोला। कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। वकील ने कहा जीने का अधिकार। तो कोर्ट ने कहा ये बताओ तुम्हें किस लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया? कोर्ट ने, वकील ने कहा इस लॉ के तहत। उस लॉ में जो प्रोसीजिंग लिखी है उसका पालन हुआ गिरफ्तारी करने में? हाँ। जेल की जो रूल बुक है उसका पालन हो रहा है? जी हाँ। सॉरी, बस इतना ही हमारा चेकिंग करना था। हाँ कि ना? निवासी में क्या बोला? कोर्ट का कहना यह था जो लॉ लिखा है लॉ के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो होगा। अगर लॉ के अकॉर्डिंग तुमसे जीने का अधिकार भी छीना जाएगा तो छीना जाएगा। निवासी भाई, अगर लॉ में ये लिखा है कि इसने ये क्राइम किया और इस क्राइम के करने के बाद लॉ ये कहता है टू बी हैंग टिल डेथ, तो टांगा जाएगा। तुम्हें ये नहीं कहोगे मुझे जीने का अधिकार है, मुझे जीने दो, नहीं जीना है। ओके, बात समझ में आ रही है? कोर्ट ये कहता है विधि की स्थापित प्रक्रिया, जो प्रक्रिया लॉ ने स्टैब्लिश कर दी, उस प्रक्रिया का पालन अगर हो रहा है तो जीने का अधिकार सुरक्षित है। अब लॉ गलत बना है या सही बना है ये देखने का काम जुडिशरी का काम नहीं है। नहीं समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझिएगा। ये कहता है कि जो भी देश में चलेगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें जीने का अधिकार है, लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें जीने का अधिकार है। बोलो हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसे ही तुम लॉ का उल्लंघन करोगे, जैसे ही तुम लॉ का उल्लंघन करोगे तो तुमसे तुम्हारे जीने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। अगर उस लॉ में यह शामिल है कि इस कृत्य के बदले, इस कार्य के बदले जीवन भी लिया जा सकता है तो लिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जब हम विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बेटा बात कर रहे हैं तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ चलना, कानून के अनुसार चलना। बोलो हाँ या ना? अब विधि के स्थापित प्रक्रिया न्यायपालिका को केवल और केवल, न्यायालय को केवल और केवल रूल का पालन और पालन के साथ प्रक्रिया का पालन, प्रक्रिया का पालन की समीक्षा का अधिकार दे रही है। बस इतना ही। बाकी लॉ क्या है ये देखना नहीं है। लॉ में लिखा है कि अगर आपने ये कृत्य किया, लॉ में अगर ये लिखा है कि आपने ये कृत्य किया, इसकी ये सजा है 3 साल की सजा, तो लिखी है, बात खत्म। ठीक। फिर ये लिखा है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, मजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा, फिर 3 साल की जेल होगी, हथकड़ी पहनाएंगे, खाना मिलेगा, जो भी लिखा है। जो लॉ की किताब में मान लीजिए कानून था कि तुमने, ये कानून है, मान लो एक कानून है, इस कानून, बेटा कानून का मतलब समझ रहे हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस कोड, ठीक है ना, बहुत सारे कानून हैं। उन कानून में जो जो बातें लिखी हैं, एक कानून में क्या लिखा है? आईपीसी क्या बता रही है? आईपीसी बता रही है ये क्राइम करोगे तो ये सजा मिलेगी। सीआरपीसी क्या बता रही है? कि सजा मिलने की प्रक्रिया ये होगी, ट्रायल चलेगा, ये होगा, वो होगा, ये प्रक्रिया लिखी है उसमें। प्रक्रिया ये तक लिखी, हथकड़ी लगेगी या नहीं लगेगी? बोलो हाँ है ना? एविडेंस, बेटा जो आपका इंडियन एविडेंस
कोड जो है उसमें लिखा है कि कौन कौन गवाह होगा, कौन कौन गवाह नहीं होगा, क्लियर मेंशन है। तो जो लॉ में लिखा है उसी को चेक करेंगे। लॉ में गलत लिखा है, गलत सही कुछ नहीं है। लॉ में लिखा है कि ये क्राइम हुआ है, ये गलती हुई है, इसकी 5 साल की सजा है, तो बस कोर्ट ये देखेगा ये 5 की मिल रही है, नहीं मिल रही है, ज्यादा तो नहीं मिल रही। मान लो किसी के ऊपर ये लॉ लगा और उस व्यक्ति को 7 साल की सजा मिल रही है, तो कोर्ट क्या कहेगा, 5 लिखी है, 7 क्यों दे रहे हो, 2 कम करो, इतना, ओके, इतना। चलिए, ये बेटा बात हुई क्लियर। यहां पर बेटा क्या हुआ कि ये कार्यपालिका के मनमानेपन पे रोक लगा रहा है। बोलो हाँ कि ना। कार्यपालिका को आप कैसे जान रहे हैं, पुलिस के रूप में जान रहे हैं, पब्लिक तो यही जान रही है ना। कार्यपालिका मंत्री परिषद, फिर प्रशासनिक कार्यपालिका, और प्रशासनिक कार्यपालिका में आपको क्या दिख रहा है, पुलिस दिख रहा है। तो ये कार्यपालिका का मनमानापन। यहां पे मैंने क्या बोला, कार्यपालिका 5 साल की जगह 7 साल की सजा दे दे अगर, या पुलिस वाले आपको पकड़ के थप्पड़ मार दिए, बोलो हाँ कि ना, तो कोर्ट पूछेगा आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किस लॉ से मिला। पुलिस वाले के आंसर नहीं मिला, इस पुलिस वाले को 4 लगाओ। क्लियर। अगर पुलिस वाले को लिखा है कि 3rd डिग्री देने का अधिकार है आईपीसी सीआरपीसी में, तो दी जाएगी फिर, ओके। अब 3rd डिग्री में क्या होगा वो पुलिस वाले तय करें। क्लियर। पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा तो दिया जाएगा, क्योंकि लॉ ये कहता है। और पुलिस कस्टडी का मतलब है वही 3rd डिग्री। कार्यपालिका के मनमानेपन से संरक्षण, क्या बोला बेटा, कार्यपालिका के मनमानेपन से संरक्षण। बोलो बच्चों हाँ कि ना, बच्चों बोलो ना। बेटा विधायिका का मनमानापन से संरक्षण नहीं है। विधायिका जो चाहे कर दे, विधायिका जो चाहे लो बना दे, बोलो बच्चों हाँ कि ना। ठीक है बेटा। लेकिन मेनका गांधी केस में बेटा सुप्रीम कोर्ट बदल गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि की सम्यक प्रक्रिया। क्लियर। मेनका गांधी के घर पुलिस गई और कहा पासपोर्ट दिखाना अपना। उन्होंने पासपोर्ट दिखाया, मेनका गांधी पासपोर्ट लिया, जेब में रख लिया और आ गई। मेनका गांधी केस ने कहा क्यों रखा, पता नहीं, ऐसे ही मूड था रखने का, चली गई। मेनका गांधी पहुंच गई कोर्ट में कि साहब बता नहीं रहे, मेरा पासपोर्ट ले लिया, मुझसे छीन लिया। क्यों छीन लिया? तो उन्होंने फिर बताया कोर्ट में, पुलिस ने, कि साहब इस लॉ के तहत, इस लॉ के तहत। तो कहा कम से कम बताना तो चाहिए था कि क्यों लिया। सॉरी सर, लेकिन इस लॉ के तहत किया। फिर विधायिका से पूछा भाई क्या है ये लॉ, केस चलाना है संजय गांधी पर, इनके हस्बैंड के ऊपर, तो वाइफ को क्यों रोक रहे हो बाहर जाने से, उनका तो अधिकार है। ये केस था, ये मैटर था। इसमें सुनवाई देते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटा कार्यपालिका का मनमानापन तो होगा ही होगा, इसको तो हम रोकेंगे ही रोकेंगे। हम अब ये भी देखेंगे कि विधायिका कुछ बेतुका का कानून तो नहीं बना रही। हम ये भी देखेंगे कि विधायिका ने जो लॉ बनाया वो लॉ भी क्या है बेटा आपका, तर्क संगत है या नहीं है। अब मन में क्वेश्चन बनेगा कि वो किस आधार पर चेक करेंगे कि तर्क संगत है या नहीं है। नहीं बात समझ में आई बेटा? चलो कार्यपालिका को तो चेक करने का तरीका सिंपल हो गया कि लॉ के अकॉर्डिंग काम करो, कार्यपालिका तो अब भी चेकिंग हो जाएगी। अब विधायिका को चेक करेगी न्यायपालिका, क्या चेक करेगी कि वो जो लॉ बनाया गया है वो लॉ तर्क संगत है या नहीं है। अब बात की क्वेश्चन नहीं उठेगी कि न्यायपालिका तर्क संगत का आधार कैसे तय करेगी। जो दीदी क्वेश्चन कर रही थी, नैतिकता का आधार क्या होगा, क्वेश्चन तो है भाई। अगर एक जैन समुदाय से देखो तो मांसाहार करना क्या हो गया, हाँ कि नहीं, अनैतिक हो गया। अब एक जैन व्यक्ति को बना दो तुम लो बनाओ, तो क्या लिखेगा, भारत में कहीं भी अंडे तक नहीं बिकेंगे, सब मुर्गे आज ही जो करना है बाहर भेज दो, लेकिन भारत में एक भी मुर्गा
बोलो आगे ना। अब एक ऐसा समुदाय कि व्यक्ति को बना दिया जाए सुबह शाम, शाम तीनों टाइम। मेरे 2-3 दोस्त है, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, शांति नहीं मिलती जब तक कुछ जानवर बॉडी में ना जाए, है उनकी आदत। अब उसको बना दिया कि भारत के कोने कोने में कहीं भी हो, सब जगह बिकेगा, है ना, हाँ कि नहीं, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसका तो कोई आधार नहीं है। तब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा इसका आधार होगा नेचुरल जस्टिस। क्या होगा? प्राकृतिक न्याय। अब बेटा यहां फिर कंफ्यूजन हो गया। प्राकृतिक न्याय, अब ये नेचुरल जस्टिस कैसे डिफाइन होगा जी? नेचुरल जस्टिस क्या है? मैंने अभी बोला एक व्यक्ति कर रहा है कि भाई जीव जीव का आहार है, जीव जीव को नहीं खाएगा तो किसको खाएगा? मैं ये सिंपल सा एग्जाम्पल इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आए बात को। बातें तो बड़ी बड़ी भी कर लेता मैं, हाँ कि नहीं, हाँ कि ना। जीव जीव को नहीं खाएगा। बंगाली व्यक्ति से बोलो मछली नहीं खानी, तो फिर क्या खाएं? फिर क्या खाएं? बोलो हाँ कि ना। भाई वो क्या कहे, तो प्राकृतिक बात है, नेचुरल है। तुम लोग तोरी खाते हो, घिया खाते हो, पेड़ पे लगा हुआ, हम पानी में तैरता हुआ खाते हैं। बात इतना ही तो है। मेरे एक बंगाली दोस्त है मेरे एक, वो यही बोलते हैं कि निपुण तुम्हारी तोरी है पेड़ पे लगती है, हमारी तोरी पानी में चलती है, बस इतना ही तो अंतर है तो वो भी तोरी। बात तो सही है, हम उसको कैसे मना कर दें, हाँ कि ना। तो बात यहां पर हुई कि प्राकृतिक न्याय क्या होगा। बेटा प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि मानव जो है ना वो विवेकशील है। मानव जो है वो क्या है बेटा आपका? विवेकशील। तो जब मानव विवेकशील है तो बेटा जो जज हैं वे भी विवेकशील होंगे। जज जो है बेटा वो भी क्या होंगे आपके? विवेकशील होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो जज अपने जो विवेक से तय करेगा वो ही प्राकृतिक न्याय है। नहीं बात समझ में आई? तो जज जो अपने विवेक से तय करेंगे वही क्या है आपका? प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस है। क्लियर? और बेटा यही केस क्या बन गया? जजों की धीरे धीरे उनकी ताकत को बढ़ाने का आधार बन गया। और जजों ने बेटा यहीं से क्या किया? न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म दिया। जुडिशियल एक्टिविटीज क्यों मेन का गांधी केस को क्या मिल गया? आधार बन गया। और बेटा इस तरह से भारत का संविधान यूएस के संविधान की ओर बढ़ गया, जो मैं आपको कल बता रहा था। ठीक है, जज जो कह दें वही सही, जज जो कह दें वही न्याय। न्यायिक समीक्षा बेटा यहां भी हो रही है, न्यायिक समीक्षा यहां भी हो रही है। यहां न्यायिक समीक्षा का दायरा कम है, यहां न्यायिक समीक्षा का दायरा बड़ा हो गया। ठीक है ना। यहां केवल क्या था? कार्यपालिका की समीक्षा थी, यहां विधायिका कार्यपालिका दोनों की समीक्षा हो गई। बोलो हाँ कि ना। ये था बेटा आर्टिकल 21। क्लियर? अब मेनका गांधी केस में बेटा और कोर्ट ने क्या बोला? हम कोर्ट क्या बोलते हैं कि संविधान में लिखे शब्द नहीं, विधान में लिखे शब्द नहीं, विधि में लिखे शब्द नहीं, भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। उनके पीछे जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग हैं, वो फीलिंग महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने जिस मकसद से संविधान बनाया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर हैं, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी भावनाएं क्या थी, उस भावनाओं को समझना पड़ेगा। और तब बेटा क्या किया? न्यायपालिका ने और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसकी डिबेट को भी अपने डिसीजन में बेस बनाना शुरू कर दिया। बोलो हाँ या ना। इससे क्या होता चला गया? इससे होता यह चला गया कि जुडिशियल एक्टिविटीज्म और ज्यादा मजबूत होता चला गया, क्योंकि संविधान की नई नई व्याख्याएं होने लगी। अब जज जो कहने लगा वही सही होने लगा। और ये जुडिशियल एक्टिविटीज्म कब जुडिशियल ओवर रीच में परिवर्तित हो गया, न्यायपालिका को खुद भी पता नहीं चला।
और तभी मणिपुर के मामले में ऐसा डिसीजन दे दिया कि वहां 2 महीने से ज्यादा हो गया आग लग रही है। समझे ही नहीं। क्यों नहीं समझे? अब बात को समझो बेटा। न्यायपालिका का फोकस क्या होता है? संविधान की नैतिकता। और नैतिकता कौन बता रहा है? जज खुद बता रहे हैं कि ये होगी नैतिकता। न्यायपालिका को इस बात की चिंता है कि 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, वो पड़े रहे, लेकिन न्यायपालिका को यह चिंता है कि LGBT जो 1 करोड़ की भी जनसंख्या नहीं है उसको अधिकार मिले ना मिले, वो शादी करे ना करे। न्यायपालिका को इन 4.5 करोड़ की चिंता नहीं है। तो क्या ये नैतिकता है? इसमें 65% लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। बात समझ रहे हैं बेटा? जो जेल में पड़े हैं अंडर ट्रायल, उसमें 20-30% तो ऐसे होंगे जो निर्दोष होंगे। और वो 20-30% कितना हो गया? वो भी तो 1 करोड़ हो गया। उसकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? इस LGBT समुदाय की। ये बात उठ रही है अब। सुप्रीम कोर्ट को यह चिंता है कि महिला की सेक्सुअल डिजायर्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। और जो लोग यहां पड़े हैं इनकी चिंता नहीं है। व्यभिचार के ऊपर डिसीजन दिया। बोलो हाँ कि ना? यही तो विवाद चल रहा है न्यायपालिका और किसके बीच में? पार्लियामेंट के बीच में। न्यायपालिका को यह चिंता ज्यादा है कि सबरीमाला में महिलाएं एंट्री करेंगी या नहीं करेंगी। और जो 4.5 करोड़ लोग जेल में पड़े हैं इनके परिवार कैसे चल रहे होंगे, इसकी चिंता नहीं है। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका भी क्वेश्चन उठाकर अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। यह भी निकल कर आ रहा है। मतलब यही एक डिबेट है न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक अतिक्रमण की। क्लियर? अब वो सही है गलत वो मैं पढ़ाऊंगा, जुडिशियल में बताऊंगा कि जुडिशियल एक्टिविटीज कहां तक सही था, कहां तक गलत था, कब ये ओवरलैप हो जा रहा है, कब ये गलती है ना। भाई हम चलते चलते जब आप ओपननेस दोगे तो बेटा फिर ज्यादा ही ओपननेस हो जाती है, वही गलती हुई। लेकिन मेनका गांधी केस जुडिशियल एक्टिविटीज का, जुडिशियल ओवररीच का क्या बना? सैद्धांतिक आधार बना, बेस बना किसका? जुडिशियल एक्टिविटीज का। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई? ये था बच्चों आर्टिकल 21। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेटा और भी बहुत सारे केस में इसी वाले मैटर को आगे उठाते हुए आज आर्टिकल 21 को जब कहा कि संविधान में लिखे शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे क्या है? भावनाएं महत्वपूर्ण है, इमोशंस महत्वपूर्ण हैं, तो आर्टिकल 21 को कहा कि व्यक्ति का जीवन सही मायने में मानवता युक्त हो। अगर कोई व्यक्ति पशुवत जीवन जीने को मजबूर है, जस्ट लाइक एनिमल, है ना, भोजन केवल मिल जा रहा है, पानी केवल मिल जा रहा है, ऑक्सीजन मिल जा रही है, तो ये तो जीवन नहीं है, फिर तो पशु का जीवन है। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति पशुवत जीवन जी रहा है तो यह उसकी जिंदगी, उसका जीवन लेने के बराबर है। यह उसकी जिंदगी, उसका जीवन लेने के बराबर है। अर्थात राज्य को वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी, राज्य को वो सारी बेसिक जो भी आपके कहते हैं ना एमिनिटीज होती हैं, बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, वो सब देनी होंगी, जिससे व्यक्ति क्या होगा? अपने जीवन को मानव युक्त बना सके, एज ए लाइक ए ह्यूमन बीइंग बना सके। बोलो हाँ या ना? और इसी वजह से आर्टिकल 21 को अनेकों केसों में से डिफाइन करते हुए आज तकरीबन 40 अधिकार किसका पार्ट बना दिए बेटा? आपका आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिए। खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, अच्छी हेल्थ पाने का अधिकार, अच्छी एजुकेशन पाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, सम्मान के साथ जीने तो सम्मान के साथ मरने का अधिकार, पैसिव यूथनेशिया, लिविंग विल का अधिकार। हाँ ये पढ़ा लिविंग विल कि आपको अगर जीने की क्या ना जिंदगी, एक बड़ी प्यारी लाइन मुझे याद आई,
ऐ जिंदगी तुझसे हर सांस पे समझौता करूं, ऐ जिंदगी तुझसे हर सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं। कि जब जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल नश्वर हो जाए, है ना, एकदम लगे कि अब जीना बेकार है, तो आप डिमांड कर सकते हो किसकी? मृत्यु की, इच्छा मृत्यु की। सुसाइड का राइट नहीं है, लेकिन इथुनेशिया का राइट है कि आप लिविंग विल बना सकते हो अपने जीते जी। कुछ कंडीशंस हैं कि जब ऐसी बीमारी आपको हो कि लगता है कि शायद ऐसी स्थिति हो जाए, एक मूवी देखने का भी टाइम मिले, गुजारिश, ऐश्वर्या राय जी और ऋतिक रोशन, उसमें ये चीज दिखाई गई है। और एक बड़ा फेमस केस भी था, अरुणा शानबाग केस, 1973 में उनके साथ रेप होता है, अननेचुरल रेप हुआ था, उसके बाद वो कोमा में चली गई थी। तब भी ये बात उठी थी 2011 में भी। अब ये हो गया टाइम, समय, कहते हैं ना, मन तो बहुत कहता है कि बहुत कुछ कहूं, बहुत कुछ बताऊं, बहुत कुछ सुनूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। आज की मुलाकात इतनी, कल फिर मिलेंगे। मेरा जमा कर दो, मैं चेक कर दूं।